बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ारीन को शायद इल्म होगा कि सुंदरबन के जंगल का 60% हिस्सा बांग्लादेश के इलाके में और 40% भारत में आता है। सुंदरबन के जंगल में सरहद की निशानदही नामुमकिन अमल है, और अगर कोई ऐसा करना चाहे तो सैकड़ों दरख्त आधे बांग्लादेश और आधे भारतीय सरहद में होंगे। टोवा पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई। कोई शिकार तो हमें दिखाई ना दिया, अलबत्ता सांप और जोंके बकसरत दिखी। बंदर और लंगूर भी दरख्तों पर छलांगे लगाते अक्सर दिखाई दिए। गाइड ने बताया कि इस जंगल में लंबी दुम वाले ऐसे लंगूर भी हैं जिनकी जिस्मानी साख्त और ताकत इस कदर ज्यादा है कि एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर फलांगने के दौरान अगर उन्हें दूसरे दरख्त पर कोई खतरा महसूस हो तो ये आधे रास्ते में ही फिजा में पलटा खाकर पहले वाले दरख्त पर दोबारा आ जाते हैं। और गाइड ने हमें उसका अमली मुजाहरा भी दिखाया। लंगूर का करतब देखते हुए मेरी सोच का रुख फिर भारत की तरफ चला गया। हनुमान यानी बंदर को देवता मानने और उसकी पूजा करने वाले भारतीय हिंदुओं की हसलत भी अपने उसी देवता की तरह है। हालात मुवाफिक हों तो ये आगे बढ़ते हैं, और अगर उनको हालात अपनी उम्मीदों के खिलाफ दिखाई दें तो आधे रास्ते से ही पलट कर मासूम बनकर बैठ जाते हैं। टोवा एक छोटा सा कस्बा था और हमने कैंप कस्बे की हदूद में ही लगा दिया। सारे बांग्लादेश की तरह यहाँ भी शाम ढलते ही हू का आलम छा गया। गाइड ने हमें बताया कि यहाँ के लोग शाम ढले ही अपने घरों को चले जाते हैं, क्योंकि अक्सर जंगली चीते या बंगाली टाइगर जंगल में शिकार ना मिलने की वजह से इंसानी बस्तियों का रुख कर लेते हैं। अगर एक बार इंसानी खून किसी जंगली जानवर के मुंह लग जाए तो फिर उसे कोई दूसरा शिकार नहीं भाता। उसने मजीद बताया कि दर्जनों कस्बे वाले चीतों और बंगाली टाइगर का शिकार बन चुके हैं, और आजकल भी कई आदमखोर यहाँ इंसानी शिकार के लिए फिरते रहते हैं। गाइड की बातों से मुझे महसूस हो रहा था कि वो आदमखोर दरिंदों के जिक्र को बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहा है। एक कामयाब गाइड की निशानी ये है कि वो ऐसे मन घड़त वाकयात शिकारियों को सुनाकर उनकी मायूसी को कम करे और ज्यादा से ज्यादा अरसा जंगल में ठहरा कर अपना मुआवजा ज्यादा से ज्यादा खरा कर सके। बहरहाल मैंने अपने कैंप के गिर्द अपने साथियों की ड्यूटियां लगा दी और अलाव भी रोशन कर दिया। सुबह पहरेदारों के कॉल के मुताबिक चीते शेर तो दूर की बात, कोई जंगली बिल्ली भी कैंप के करीब नजर नहीं आई। 2-3 बार शेर की धाड़ जरूर सुनाई दी, और वो भी 2-3 मील के फासले से। अगले रोज हम फिर नाश्ता करके जंगल में दाखिल हो गए। अब हमारी मंजिल काली और टोवा का दरमियानी हिस्सा था। यहाँ दलदल भी ना थी और जंगल ज्यादा घना भी ना था। सुंदरबन का दरमियानी हिस्सा हम पीछे छोड़ आए थे। गाइड ने बताया कि चीते और बंगाली टाइगर अक्सर इसी इलाके में मिलते हैं, क्योंकि घने जंगल में उनके लिए शिकार का पीछा करना और भागना मुश्किल होता है, और दलदल भी उनके लिए रुकावट बनती है। टोवा से कालीगंज 8 मील के फासले पर था। ये दोनों कस्बात भारतीय बॉर्डर के बिल्कुल करीब थे। हमने तकरीबन आधा रास्ता ही तय किया था कि हमें पगडंडी पर एक आध खाए हिरन का हिस्सा दिखाई दिया। गाइड ने बताया कि यह यकीनन किसी बड़े चीते या शेर का शिकार है, क्योंकि यह शिकार के बाद पेट भरने पर अपने शिकार का बकिया हिस्सा झाड़ियों में छुपा कर रख देते हैं, और दूसरे रोज भूख लगने पर बकिया वही हिस्सा आकर खा जाते हैं। उस वक्फे में गोश्त हंसता होकर उनके लिए मजीद लजीज हो जाता है। दूसरे जंगली जानवर भूखे होने के बावजूद चीते और शेर के किए हुए शिकार को सूंघते तक नहीं, क्योंकि उन्हें उनका खौफ होता है। गाइड ने हवा का रुख देखते हुए हमें शिकार के मशरकी जानब ले जाकर दरख्तों के नीचे बिठा दिया। मजदूर सामान पहले ही वहां रख चुके थे। उसने हवा का रुख इसलिए देखा ताकि शेर या चीते को इस तरफ आते हुए हमारी बू महसूस ना हो सके, और वो डर कर शिकार के पास आए बिना ही वापस ना लौट जाए। मैं भी सोच रहा था कि मेरे शिकार के लिए भी ये मौजूद तरीन जगह थी, क्योंकि हेलीकॉप्टर ने भी यहाँ से ही गुजरना था, और रफीक और चकमा मजदूर को हलाक करने के लिए भी ये जगह मुनासिब थी। शिकार पार्टी में मेरे साथियों, मजदूरों, रफीक और गाइड के साथ हम सब की तादाद इतनी थी कि हम सब दरख्तों पर चढ़कर नहीं बैठ सकते थे। इसलिए मैंने गाइड की बात को नज़रअंदाज करते हुए गैर मुसल्ला मजदूरों और गाइड्स को दरख्तों पर चढ़कर बैठने का कहा, और खुद मुसल्ला साथियों के साथ दरख्तों की ओट में बैठ गए। रफीक हासा डरा हुआ था, लिहाजा दरख्त की ओट में बैठने से इनकार करते हुए एक दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। मैंने साथियों को कहा कि हम आधे दायरे की शक्ल में बैठेंगे, क्योंकि अगर शेर आया तो गोलियों से हम एक दूसरे का शिकार ना हो जाएं। यहाँ मैं इस हकीकत का एतराफ़ करता हूँ कि बड़े शिकार का हम में से किसी को भी पहले तजर्बा ना था, लिहाजा मैंने अपने रवायती तरीकों को बरूकार लाते हुए उस पर अमल करने का फैसला कर लिया। मेरे इस फैसले की वजह कि ना तो हम यहाँ बाकायदा शिकार के लिए आए थे, और ना ही हमारे पास शिकार का साजो सामान था, और ना ही वक़्त था।
मुझे या मेरे साथियों को बाकायदा शिकार का शौक भी नहीं था। हमारे पास ऑटोमेटिक राइफलें और 2 सब मशीन गन्स थीं, जिनकी 2 गोलियां भी शेर को ढेर कर सकती थी। मैंने एहतियाती तौर पर अपने अकब को महफूज रखने के लिए 3 साथियों की ड्यूटी लगा दी कि वो पीछे को रुख करते हुए अकब का ख्याल रखें, क्योंकि शेर के आने का कोई महसूस रास्ता तो ना था। हम तो उसके छोड़े हुए शिकार पर नजरें जमाए बैठे थे। अगर वो अकब से आकर हम पर हमला आवर हो जाए तो अकब तो महफूज रहे। गाइड के मुताबिक शेर तकरीबन आधी रात को ही अपना बचा हुआ शिकार खाने के लिए आता है। अंधेरा होते ही हमें अपने सामान में से खाने के लिए जो हाथ लगा खाकर पेट की आग बुझाई और पहले से तयशुदा दरख्तों की ओट में बैठ गए। थोड़ी देर बाद हमें शिकारियों की मुश्किलात और अजियतों का बखूबी एहसास हो गया। बड़े बड़े मच्छरों चींटियों ने काट काट कर बुरा हाल कर दिया था। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा न था जो उनकी पहुंच से दूर था। जहां मच्छर नहीं पहुंच सकते थे वहां चींटियों ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया था। मेरा चेहरा उन दोनों का मुश्तरका तहता मश्क बना हुआ था। 3 घंटे से ज्यादा मैं उनकी मेजबानी करते करते बेहाल हो गया था और उठने ही वाला था कि साथियों से कहूं कि वो भी शिकार का अपना ख्याल छोड़ें कि अचानक पहले बंदरों के चीखने की आवाजें आईं और साथ ही दरख्तों पर बसेरा करने वाले परिंदे भी अपना घोंसला छोड़कर उड़ने लगे। उनकी मिली जुली आवाजों से साफ जाहिर हो रहा था, जैसा कि मैंने सुन रखा था, कि ऐसा शोर तभी मचता है जब कोई बड़ा दरिंदा करीब ही हो। मैं दम साधे अपनी जगह पर ही बैठ गया और मुंह और राइफल का रुख अंधेरे में अंदाजन बचे हुए शिकार की तरफ कर दिया। अचानक ही मुझे शिकार से कदरे बाईं जानब 2 जलती हुई मशअलों जैसी रोशनी दिखाई दी। मैंने सुन रखा था कि अंधेरे में शेर की आंखें ऐसे ही चमकती हैं। ये रोशनी हरकत नहीं कर रही थी। अगर ये किसी दरिंदे की आंखें थी तो यकीनन उसे हमारी यहाँ मौजूदगी का एहसास हो गया होगा। इससे पहले कि वो आंखें गायब होती, मैंने अपनी सब मशीन गन से 6-7 फायर उन आंखों पर कर दिए। मेरे फायर करने की देर थी कि साथियों की राइफल से भी गोलियां चलने लगी और साथ ही एक शेर की धाड़ सुनाई दी, जो फिर खामोश हो गई। थोड़ी देर दबके रहने के बाद हम दरख्तों की ओर से निकले और टार्चों की रोशनी फायर वाली जगह पर डाली तो हमें एक बंगाली टाइगर बेसुध पड़ा नजर आया। वो अभी तक लंबी लंबी सांसें ले रहा था। मैं अपनी टार्च की रोशनी में उसकी तरफ बढ़ा तो गाइड ने चिल्लाकर मुझे उसके पास जाने से रोक दिया, क्योंकि सांसें तोड़ता हुआ शेर अपनी ताकत जमा करके शिकारी पर हमला कर देता है। गाइड की तनबीह को नजरअंदाज करते हुए मैं शेर के पास चला गया। मेरे साथी भी जल्दी जल्दी वहीं पहुंच गए। मैंने पास जाकर शेर के सर में 2 गोलियां फायर की तो वहीं ठंडा हो गया। फिर रफीक, गाइड और मजदूर भी दरख्तों से नीचे उतर गए। हमारा शिकार एक नर बंगाल टाइगर था। उसके जिस्म पर स्याह मोटी धारियां थीं और कदो कामत और जिसामत के लिहाज से आम चीते से बड़ा था। उसका चेहरा भी चीते से मुख्तलिफ था। उसे सर से लेकर पांव तक 17-18 गोलियां लगी थी। हमने मजदूरों को अलाव रोशन करने और खाना बनाने वाले को चाय बनाने का कहा। रफीक ने कहा कि उसने भी 2 फायर किए थे। उसके फायरों की हकीकत मैं और मेरे साथी जानते थे, लेकिन मैंने कहा कि यकीनन रफीक के फायर उसे सबसे पहले लगे होंगे। रफीक अपने सामान में से एक कैमरा ले आया और मुर्दा शेर पर पांव रखकर कैसर से एक तस्वीर खिंचवाई। मैंने साथियों से कहा कि यहीं पर किसी मुनासिब जगह पर कैंप लगा लें, क्योंकि मारे जाने वाले टाइगर और हमारे फायरों की आवाज़ की वजह से अब यहाँ किसी दरिंदे की आमद के कोई चांस नहीं थे। रफीक बार बार कह रहा था कि नाहक हमने इतने फायर करके उसकी खाल का सत्यानाश कर दिया, वरना इसके लिए तो उसके किए हुए 2 फायर ही काफ़ी थे। मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए अपने अनाड़ीपन और हमाकत का एतराफ़ किया। रफीक ने गाइड को कहा कि अब जैसे भी हो शेर की खाल और सर उतरवाए, वो उसे अपने ड्राइंग रूम की जीनत बनाएगा। बकिया रात हमने सोते जागते गुजारी। सुबह मैंने अपनी तबीयत की खराबी का बहाना करके मजीद 24 घंटे उसी कैंप में गुजारने का कहा। मेरे सर में वाकई दर्द हो रहा था, मगर मेरे यहाँ क्याम को तूल देने का मकसद भारतीय हेलीकॉप्टर का इंतजार था। मैंने सोचा था कि अगर पहली ही बार हेलीकॉप्टर इसी जगह से गुजरा तो हम उस पर फायर करेंगे। अगर वहां से ना गुजरा तो फिर उसके गुजरने से उसके रूट का तयन करेंगे और उसके दूसरी बार गुजरने पर फायर करेंगे। काली घाट यहाँ से नजदीक ही था। मैंने गाइड को कहा कि मजदूरों को साथ ले जाए और हुर्दो नोश का सामान ले आए। मजदूरों में चकमा मजदूर ने भी जाने की इजाजत मांगी, मगर मैंने उसे जाने ना दिया। गाइड के जाने के बाद मैंने और कैसर ने बंदूका निकाली और उसे चलाने की मशक करने लगे। हमारा ये काम खासा मुश्किल था।
ایک تو بزوقا سامنے فائر کرنے والا ہتھیار تھا اور اسے آسمان کی طرف فائر کرنا بہت مشکل اور صحیح نشانہ نہ لگنے کا اندیشہ تھا۔ دوسرا، اگر ہیلی کاپٹر ہمیں دکھائی بھی دے جاتا تو صرف 10 سیکنڈ ہمارے سامنے رہتا اور رینج میں رہتا، اور ان 10 سیکنڈوں میں ہی مجھے اس کا نشانہ لینا تھا۔ تیسرا، ہیلی کاپٹر نے فضا میں معلق نہیں رہنا تھا کہ اسے آسانی سے نشانہ بنا لیتے۔ اڑتے ہیلی کاپٹر کو کس رینج، کس فاصلے اور کس ٹائم کے ساتھ نشانہ بنانا تھا، بزوقا کے متعلق ہمیں علم نہ تھا۔ میں نے اس وقت مزمل سے وعدہ تو کر لیا تھا، مگر اب یہ مشن مجھے ناممکن نظر آ رہا تھا۔ کیسر سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اپنے کچھ اور ساتھیوں کو بھی اپنے اس مشن میں شامل کریں گے۔ سب مل کر اپنے آٹومیٹک رائفلز اور سب مشین گن سے ہیلی کاپٹر پر فائر کریں، شاید کوئی گولی کارگر ثابت ہو جائے، اور پھر میں اور کیسر بزوقا سے بھی فائر کریں گے۔ بزوقا سے ان 10 سیکنڈ میں صرف ایک ہی فائر ممکن تھا، اور اس کا میزائل آج کل کے اسٹنگر کی طرح اپنے ٹارگٹ کے انجن کی گرمی کے حراج کی جگہ کو فالو کر کے پیچھا نہیں کرتا۔ بزوقا کے ایک گولے کے صحیح وقت اور صحیح جگہ کو حرکت پذیر ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے چانسز بہت کم تھے، لیکن اسی جگہ سے 100 گولیوں کے فائر سے ٹارگٹ کے ہٹ ہونے کے چانسز زیادہ تھے۔ میں نے حالات کے پیش نظر بزوقا کے فائر سے زیادہ اپنے فائر آرمز پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی دونوں مشین گنیں اور آٹومیٹک رائفلوں کو اس مشن کی کامیابی کے لیے یوز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بھارت میں بھی اپنے سینئرز کی دفتری اور ٹیبلی پلاننگ کو پس پشت ڈال کر حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی پلاننگ کو بروئے کار لاتے ہوئے کام لیا تھا، کیونکہ مجھے مثبت نتائج حاصل کرنا ہوتے تھے۔ میں نے یہاں بھی اپنا وہی طریقہ یوز کیا۔ کیسر کے 4 ساتھیوں کو میں نے اپنی مشین گنیں اور 2 رائفلیں دے کر کہا کہ ہمیں ہیلی کاپٹر کو ہٹ کرنا ہے۔ رفتار کم ہونے کے باعث ہیلی کاپٹر کی آواز اس کے دکھائی دینے سے کافی پہلے سنائی دے گی، لہذا انہیں اپنے ہتھیاروں سے شست لینے کے لیے کافی ٹائم مل جائے گا۔ میں نے انہیں مزید کہا کہ وہ ہیلی کاپٹر کو دیکھ کر فائر نہ کریں، بلکہ شست لے کر ہیلی کاپٹر کی گزرگاہ سے ہیلی کاپٹر کے سامنے 1 فٹ پر فائر کریں، کیونکہ گولی ہیلی کاپٹر تک پہنچنے میں اتنا وقت ضرور لے گی کہ اتنی دیر میں ہیلی کاپٹر مطلوبہ فاصلہ طے کر لے گا۔ اس طرح ہیلی کاپٹر ہٹ ہو سکے گا۔ لہذا میں نے ان سب کو اپنا اسلحہ دوبارہ چیک کرنے، میگزین لوڈ کرنے اور خالی میگزین اتار کر نئی میگزین لگانے کی پریکٹس کرنے کا کہا۔ میں نے مزمل کا دیا ہوا نقشہ کھولا اور اس کا باریک بینی سے جائزہ لینے لگا کہ نقشہ پر موجود گول دائرہ مربع میل جگہ کو شو کر رہا تھا۔ اس مربع میل کے اندر سے ہیلی کاپٹر کا روٹ تھا۔ وہ اس مربع میل کے کس حصے سے گزرتا ہے یہ ہم نے دیکھنا تھا۔ میں نے کئی بار نیم لیٹ کر بزوقا سے فائر کرنے کی پریکٹس کی کوشش کی۔ پھر ہم سب اس دائرے کی تعین شدہ جگہ پر پہنچے، لڑکوں کو فائر کرنے کے وہ پوائنٹس دکھائے جہاں سے ہیلی کاپٹر زیادہ ٹائم تک دکھائی دے سکتا تھا۔ اپنی جگہ کا بھی تعین کر کے جب ہم کیمپ میں پہنچے تو رفیق ابھی تک سو رہا تھا اور لڑکوں کے چہرے اس مشن میں شامل ہونے کے خیال سے ہی دمک رہے تھے۔ میں نے نمبر 2 کو رفیق، چکما مزدور اور حمید پر خاص نظر رکھنے کا کہا۔ ہمارے لیے ایک پریشانی مزدور گائیڈ کی تھی۔ ان لوگوں کی موجودگی میں ہمارا یہ مشن تشت ازبام ہو جانا تھا۔ اس کا حل ہم نے یہ نکالا کہ سرے شام ہی مزدوروں اور گائیڈز کو یہ کہہ کر ٹوبہ بھیج دیا کہ ہم کالی گنج سے واپسی پر انہیں وہی ملیں گے۔ رفیق نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، تو میں نے اسے ویسے ہی ٹال دیا اور رفیق سمیت صرف چکما مزدور کو ساتھ رکھا۔ اب میری پارٹی کے علاوہ رفیق اور چکما مزدور ہی کیمپ میں رہ گئے تھے۔ مجھے صبح کا بڑی بے چینی سے انتظار تھا تاکہ اپنے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکوں۔ اس مشن کے لیے ہم سب بے چین تھے، چاہے کامیاب ہوتے یا ناکام۔ ہم بار بار اپنی گھڑیاں دیکھتے، وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ نمبر 2 کو بھی میں نے اپنے اس مشن میں ہمراز بنا لیا تھا اور اس کی ڈیوٹی یہ لگائی تھی کہ وہ رفیق اور چکما مزدور کی صحت نگرانی کرے اور انہیں 1 منٹ بھی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دے۔ ہماری کیمپ سے غیر موجودگی میں اگر ضروریات ہوائج کے لیے جانا چاہیں تو 2 آدمی ساتھ رہیں، انہیں بھاگنے کا موقع ہرگز نہ دیں۔ میں نے نمبر 2 کو مزید بتایا کہ انہیں رفیق کے پسٹل اور بندوق سے بھی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اب یہ محض لوہے کے ٹکڑے ہیں، اگر یہ بھاگنے کی کوشش کریں تو ان کی ٹانگوں پر گولی مار دیں۔ یہ ہدایات دے کر صبح ہم اپنے فائر آرمز لے کر فائر کرنے والے سپاٹ پر پہنچ گئے اور اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ میں بار بار اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ بھارتی ہیلی کاپٹر عین اسی جگہ اور ہماری رینج سے گزرے۔ تقریباً 8:30 بجے ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی اور چند لمحوں بعد ہی ہمیں ہیلی کاپٹر نظر آنے لگا۔ یہ چھوٹا اور غالباً اپاچی میک کا چاپر تھا، جس میں پائلٹ کے علاوہ 4 افراد کے بیٹھنے کی جگہ کی گنجائش ہوتی ہے۔ یہ چھوٹا اور ہلکا ہونے کے باعث
ज्यादा बुलंदी पर परवाज नहीं कर सकता और फौज में ओपी के फराइज सर अंजाम देता है। ये हमारी पोजीशन से 70 दर्जे के फासले पर 700-800 फुट की बुलंदी पर भारत की जानब कलकत्ता जा रहा था। यूं ही हेलीकॉप्टर हमारी फायरिंग रेंज में पहुंचा तो मैंने फायर का आर्डर दिया। आर्डर मिलते ही साथियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उतनी देर में मैं भी नीम दराज होकर बंदूका से पोजीशन ले चुका था। कैसर ने मिसाइल लोड करके मुझे ओके का सिग्नल दिया। बंदूका के टारगेट फाइंडर से मैं देख रहा था कि हेलीकॉप्टर की हमवार परवाज यकदम लड़खड़ाई और ऐसा महसूस हुआ कि उसका इंजन या कंट्रोल सिस्टम बेकार हो चुका है। यकीनन लड़कों की मुसलसल फायरिंग से हेलीकॉप्टर हिट हो चुका था। यही वक्त था जब मेरे बंदूका से फायर निकला। बंदूका से फायर करने वाले को जरा सा भी झटका महसूस नहीं होता क्योंकि उसके फायर का रिएक्शन नहीं होता। एक जोरदार धमाका हुआ और आग का गोला उठा। हेलीकॉप्टर के टुकड़े फिजा में बिखर गए। हम सब ने खुशी से नारे लगाए और बेसाख्ता एक दूसरे के गले लग गए। फिजा में फटने की वजह से हेलीकॉप्टर के टुकड़े खासे बड़े एरिया में बिखर गए। यकीनन उसमें मौजूद लोगों की लाशें भी फिजा में ऐसे ही टुकड़े होकर बिखरी होंगी। हमने जल्दी जल्दी अपना असलहा संभाला और वापस कैंप में पहुंच गए। कैंप का सारा सामान तो गुज़िश्ता शाम मैंने टोबा भेज दिया था और कैंपिंग की जगह पर मेरे थाई साथी रफीक और चकमा मजदूर ही थे। मैंने बंदूका को बजाय थैले में डालने के कंधे पर उठा रखा था। रफीक और चकमा मजदूर जमीन पर बैठे हुए थे और थाइयों ने उन्हें गैर महसूस अंदाज में घेरे में ले रखा था। नंबर 2 ने मुझे बताया कि धमाके की आवाज सुनते ही रफीक ने पहले हमारी जानब फिर टुवा जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें आपके वापस आने तक रुकने का कहा। पहले तो ये मुझ पर रौब जमाने और बहस करने लगा, लेकिन जब मेरे साथियों ने इनके गिर्द घेरा डाल लिया तो ये बुड़बुड़ाते हुए यहाँ बैठ गया। मैंने मसनूई गुस्से से नंबर 2 को कहा कि रफीक साहब इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और हमारे मेज़बान हैं। इन्हें यकीनन भूख लगी होगी या किसी काम से टोबा जाना चाहते होंगे। हमें यहाँ से गए हुए खासी देर हो गई थी। ये हमारे बारे में मुतफक्कर होंगे, इसलिए हमारी तलाश में जाना चाहते होंगे। तुमने इन्हें क्यों रोका? मैंने रफीक को मुहातब करते हुए आपने नंबर 2 और उसके साथियों के रवैये की माफ़ी मांगी और कहा कि रफीक साहब, अजीब बात हो गई। हम यूं ही निशानाबाजी कर रहे थे कि इत्तफाकन हमारी चंद गोलियां एक उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को जा लगी और यह भी महज इत्तफाक ही था कि मेरे बंदूका से निकला हुआ फायर भी उसी टाइम निकला और हेलीकॉप्टर से टकरा गया और हेलीकॉप्टर समेत भारतीय अफसर जहन्नम वासिल हो गए। मेरे भारतीय फौजियों को जहन्नम वासिल करने का सुनकर रफीक चौंका और कहने लगा, मैं तुम्हारे बारे में पहले ही शक में पड़ गया था कि कर्नल मुजम्मल जो बांग्लादेश का दुश्मन है उसके साथ तुमको उसकी जीप में देखा था। अब ये बताओ कि दर हकीकत तुम कौन हो?